नमस्कार दोस्तों, आज सिविल सर्विस में compete करने के लिए लोग लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। दिल्ली में, हैदराबाद में, अन्य जगहों पे जाके कोचिंग कर रहे हैं, फिर भी वो लोग उनमें सफल नहीं हो पाते हैं। आखिरकार किसी भी परीक्षा में, चाहे सिविल सर्विस हो चाहे कोई और न हो, सफलता प्राप्त करने का क्या फार्मूला है? क्या पैसे से सफलता पाई जा सकती है? दोस्तों, मैं आज अपनी कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि पैसे से ये काम संभव नहीं है। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए ही लॉन्च किया गया है। हम जो भी कंटेंट लेके आते हैं उसका उद्देश्य यही होता है। दोस्तों, मैं अपने बारे में आपसे बताना चाहूंगा कि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े इलाके के एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, एक किसान परिवार से आता हूं। मेरे माँ बाप दोनों मेरे हाई स्कूल में जाने के पहले उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु तब हुई जब मैं मुश्किल से 6 साल का रहा होगा, और माता की मृत्यु तब हुई जब मैं हाई स्कूल में था। मेरा पूरा का पूरा पालन पोषण हमारे बड़े भाई ने किया, जो एक किसान थे। हालांकि इंटर तक उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन कोई नौकरी नहीं किया। हमारे बड़े भाई भी बीच में जो थे वो भी पढ़ रहे थे, उनके भी खर्चे थे उनके ऊपर। कोई आय का स्रोत नहीं था फिर परिवार में। जो खेती थोड़ा बहुत मिलता था वो बहुत अच्छी खेती नहीं थी। फिर भी मैं सिविल सर्विस में क्वालिफाई किया, बिना किसी कोचिंग के किया, और पूर्वोत्तर रेलवे के वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के पद से, जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड है, उससे मैं 2016 में रिटायर किया। सवाल ये कैसे संभव हुआ? दोस्तों, इस विषय पर एक हमारा लंबा वीडियो पहले का पड़ा हुआ है। मेरी कहानी अगर मैं कर सकता हूं आप कर सकते हैं, उसका टाइटल है। लेकिन वो वीडियो काफी लंबा है, एक घंटे सवा घंटे का वीडियो है। कुछ लोगों की डिमांड थी हमारे व्यूअर्स की कि वो वीडियो काफी लंबा है आपका, कुछ एक छोटा सा वीडियो बनाए ताकि हम लोग कम समय में कुछ चीजें जान सकें। इस उद्देश्य से मैं ये वीडियो लेकर आज हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, मैंने आपको अपना बैकग्राउंड तो बता दिया कि मैं कहां से आता हूं। मैं इसको 3 भाग में आपसे चर्चा करूंगा। पहली बात एजुकेशन के बारे में बताऊंगा, फिर जॉब के बारे में बताऊंगा, और फिर उन चीजों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से मैं कंप्लीट कर पाया। लेकिन इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, आपसे अपनी बातें शेयर करूं, मैं कुछ बातें उन लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं। अगर आप हमारा लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फ्री वेबिनार का लिंक है, आप क्लिक करिए। अगर आपका मनपसंद विषय शेड्यूल्ड है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो सजेशन दे दीजिए, उसका अलग लिंक है, हम आपको ज्वाइन कराएंगे। दूसरी चीज, 2016 में सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कार्य कर रहा हूं। अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं, विचार विमर्श में भाग लेना चाहते हैं, तो आप हमारा नॉलेज कम्युनिटी, इसका नाम है प्रयास विचार मंच, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक है, आप क्लिक करिए, आपको हम इनवाइट करेंगे। तीसरी चीज, मैं ये मानता हूं कि अगर हमारा व्यवहार, कंडक्ट, एक्शन सही नहीं होगा तो हम किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे हम आप हैं कोई भी हो। और हमारा जो एक्शन है या जो व्यवहार है वो इस पर निर्भर करता है कि हमारी सोच क्या है, विचारधारा क्या है, जीवन मूल्य क्या है। और ये चीजें डिसाइड होती है कि हम कैसी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किस तरह का अवेयरनेस लेवल है हमारा। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन सेट को बदल करके, अवेयरनेस लेवल को बदल करके
जीवन मूल्य और विचारधारा में परिवर्तन ला करके आपके एक्शन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से मैं एक समेकित व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का निर्देशन कर रहा हूं, जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स। इसके 5 मॉड्यूल हैं। बच्चों के लिए अलग, वर्किंग प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर्स, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स और आपके गवर्नमेंट ऑफिसर के अलग, एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग। इसका एक अलग लिंक है, आप क्लिक करिए, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप हर मॉड्यूल के बारे में जानना चाहते हैं अलग अलग, तो आप वेबसाइट पे जाइए, सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, FAQ भी है, आपकी सारी शंका का समाधान हो जाएगा। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस प्रोग्राम से वंचित रहे। मैं एक गरीब परिवार से आके एक IAS एलाइड सर्विस में या रेलवे में आ गया, तो सभी लोगों को आना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। इसके लिए हमको आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं केवल ये मांग रहा हूं कि अगर आपके पास 1 या 1.5 घंटे का खाली समय है, जो भी काम आप कर रहे हैं करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जहां कर रहे हैं वहीं से करते रहिए। और अपने घर बैठे उस खाली समय में इस कार्यक्रम का संचालन करिए हमारे व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक बन करके। हम आपको ट्रेनिंग देंगे, पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा, और आपको कुछ इनकम भी मिलेगी। उम्मीद है कि आप डिस्कशन बात में जाओगे और हमसे जुड़ोगे। आइए हम अपनी कहानी की तरफ आपको ले चलते हैं। पहली बात, एजुकेशन। दोस्तों, प्राइमरी तक यानी 5वीं तक की पढ़ाई हमारे गांव के उत्तर तरफ प्राइमरी स्कूल था, उसमें हुई। फिर 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई गांव के दक्षिण एक जूनियर स्कूल था, उसमें हुई। और 10वीं से लेकर 12वीं तक की जो एजुकेशन थी, गांव से 3 किलोमीटर दूर दोहरी घाट कस्बे में के एक विक्ट्री इंटर कॉलेज नाम का कॉलेज है, उसमें हुई। हालांकि हमारा गांव नेशनल हाईवे पर है। तो इंटर तक मैंने पढ़ाई वहीं पर की। और आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, BHU कैसे पहुंच गया? क्योंकि BHU से मैंने BSc आर्ट्स किया फिजिक्स से, फिर मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट किया और PhD भी किया वहां से। मैं 76 में पास आउट हुआ वहां से, BHU से। जब मैं गांव में ही पढ़ रहा था, तो एक सर्वे टीम गांव में आई, उसमें एक टीम लीडर थे मिस्टर सिंह। वहां पे हमारे घर पे खाने पे बुलाया गया था, टीम को आई थी। तो उन्होंने पूछा हमसे कि भाई क्या रिजल्ट रहा आपका? तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरा रिजल्ट ये रहा है, मेरे को फर्स्ट क्लास आया है, 71.2% नंबर हमारे हैं PMC ग्रुप में, साइंस स्ट्रीम से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि BHU में तुम BTech कर लो। हमारे एक वहाँ रिलेटिव है जो कि सर्विस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनको चिट्ठी लिख देता हूँ, जाओ तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे को पता ही नहीं था कि BTech क्या होता है, BHU क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होती है। ज्यादा दोहरी घाट के बगल में बरहलगंज था, बीच में नदी पड़ती थी, वहां पे मैं BSc कर सकता था। हमारे कई लोग गए, किए भी। उन्होंने इस बात को बताया तो हमने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। हमारे बड़े भाई साहब से हमने पूछा कि भाई कैसे होगा, क्योंकि इनकम तो कुछ थी नहीं, खाली खेती की इनकम थी। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं कहीं इंतजाम करूंगा। कुछ पैसा इंतजाम किया उन्होंने, फीस उसका जो भी था। मैं लेके गया, बनारस गया, अपने एक गांव के ही रहते थे बनारस, उनके 18, वहां से मैं तैयार होकर के यूनिवर्सिटी चला गया। जब डिपार्टमेंट ऑफ सेरेमिक गया और पूछा कि सिंह साहब है कि नहीं है, तो बोला कि सिंह साहब है नहीं, वो गए हुए हैं टूर पे, 3-4 दिन बाद आएंगे। लेकिन साथ में ऑफिस के लोगों ने बताया कि भाई आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? फिर वहां से मैं घूमते घूमते साइंस फैकल्टी पहुंच गया। वहां देखा कि अभी एडमिशन चालू थे, तो मैंने वहां फीस जमा करके एडमिशन ले लिया BSc आर्ट्स में। तो वहां मैं 72 में एडमिशन लिया, 74 में मैंने पास आउट किया। और वहीं फिर कंपटीशन दे के बिजनेस मैनेजमेंट का में एडमिशन मास्टर्स में हो गया हमारा। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में चलता था उसमें BHU में। और 74 से लेकर 76 तक मैं वहां था। और 1 साल MBA करने के बाद समर ट्रेनिंग होती है, तो उसमें 2 महीने की समर ट्रेनिंग थी, वो मैंने कानपुर में यूपी स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन में किया। फिर हमारा MBA पूरा हो गया। बाद में मैं PhD भी किया, वो मैं आपको बताऊंगा जब सर्विस में आने के बाद किया। तो इस तरह से मेरा
मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और पीएचडी इन मैनेजमेंट, ये डिग्री हमने हासिल की। सारे लगभग सब कुछ बीएचयू में हुआ प्लस गांव में हुआ। तो ये तो हमारा सब मिला जुला के एजुकेशन का बैकग्राउंड है। अब नौकरी की बात मैं आपसे करूं तो जब एमबीए हो गया तो अब इसलिए हमको नौकरी चाहिए थी, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, किसी तरह लोगों ने पैसा दे के पढ़ाया था, लोन स्कॉलरशिप भी थी, मेरी नेशनल स्कॉलरशिप थी, उससे कुछ पैसा मिलता था, काम चला, नौकरी होने लगा। लेकिन गांव का होने की वजह से इंटरव्यू में मैं घबरा जाता था, बोल नहीं पाता था, कम्युनिकेशन बहुत ही कमजोर था, तो हमारा सिलेक्शन बहुत जगह से नहीं हुआ, हो नहीं पाता। एक जगह से मैं रिजेक्ट होकर के लौट रहा था, तो कानपुर में मैं लौट गया, रुक गया एक दिन के लिए, हमारे रिलेटिव थे और उनके यहाँ रुक करके मैं चला गया उनसे मिलने जिनके अंडर में हमने समर ट्रेनिंग किया था। प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो, पॉट डायग्राम हमने बनाया था, 2 महीने उनके मॉनिटर किया था उनके साथ, तो काफ़ी वो हमको मानने लगे थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसी बात है, हमारा हो गया है, कुछ नौकरी मिल जाए। तो बोले भाई सरकारी कार्यालय है, यूपी स्टेट कॉर्पोरेशन, इसमें प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसमें कभी वैकेंसी निकलेगी तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक नई संस्था खुली है यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट करके, अभी 2-3 महीने पहले खुली है, उनको लोगों की जरूरत होगी, हो सकता है कुछ हो जाए। हमारे एक मित्र है जो जीएम के रूप में काम कर रहे हैं, आप जाइए उनसे मिल लीजिए। मैं गया, उनसे मिला, अपना बताया उनको, तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे यहाँ भी एडवर्टीजमेंट निकलेगा, सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो IDBI का सब्सिडरी थी यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट, तो उसका एक प्रोसेस है। लेकिन हम ये काम कर सकते, तुमको समर ट्रेनिंग में कुछ दिनों के लिए तब तक ले रख लेंगे, 200-250 रुपया तुमको स्टाइपेंड मिलेगा, बाद में जो प्रॉपर तुमको मिल जाएगा, जो भी प्रोफेशनल को मिलता है वो मिलेगा जब सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमने कहा घर बैठने से अच्छा भी कुछ सीखा जाए, कुछ किया जाए, क्योंकि ये भी काफ़ी लज्जा आ रही थी कि भाई MBA करके निकल गए, नौकरी नहीं मिली, गाँव में जाए क्या बोलेंगे लोग। खैर मैंने 250 रुपये पर मंथ में वो काम शुरू किया। आज 250 रुपये में जाइए तो 1 प्लेट सब्जी मिलती है अच्छे, तो वहाँ से हमारी शुरुआत है। और मैं रिटायर हुआ करीब 2 लाख के तनख्वाह पे पर मंथ। तो ये 250 से 2 लाख की जो यात्रा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग यात्रा है। अब सवाल है कि फिर हम कंसल्टेंट में, खैर प्रोफेशनली कंसल्टेंट जिसको यंग प्रोफेशनल बोलते थे, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। फिर 700 रुपये पर मंथ से हमारी शुरुआत हुई। पहले फिक्स था स्टाइपेंड, फिर बाद में स्केल में आया मैं। कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट ग्रेड 2 बना पहले, फिर ग्रेड 1 हुआ, जो इक्विवेलेंट टू सीनियर स्केल हुआ करता सेंट्रल गवर्नमेंट में। और वहाँ से फिर 1984 में मैं रिजाइन करके सिविल सर्विस में जब क्वालिफाई कर गया तो मैं सिविल सर्विस ज्वाइन किया। अब कंसल्टेंसी की जॉब ऐसी थी कि सुबह से शाम तक जो आपके एंटरप्रेन्योर थे वो आपका जान खा जाते थे, कौन सी मशीन लगेगी, क्या लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना लोन मिलेगा, काफ़ी थकावट हो जाती थी। ऐसे दौरान में तैयारी करना, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट सिविल सर्विस में था नहीं देने का शुरू से ही। लेकिन शादी हमारी 79 में हुई, तो हमारी जब पत्नी जी आई तो उनका रुचि थी, उनके पिताजी खास करके प्रोफेसर थे आगरा में, तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था कि सिविल सर्विस में ट्राई करूं। हमारी थोड़ा एज थी, 2-3 साल बची, तो उन्होंने ट्राई कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि 77 में ज्वाइन किया यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट, 84 तक हमारा 7 साल करीब। तो मैं अवॉइड करता था, नहीं देना चाहता था। लेकिन फिर हमारा इस बीच में ट्रांसफर हो गया नोएडा। रहता मैं दिल्ली में था, लेकिन नोएडा में ऑफिस था। नोएडा को पूरी फंडिंग हम करा रहे थे, उनके कंसल्टेंट थे, तो कंपनी ने कहा कि आप वहाँ जाइए, वहीं ऑफिस खोल दीजिए, वहाँ रहिए, वहाँ से वो काम करिए। और लोग एंटरप्रेन्योर भी आ रहे थे, नोएडा नया नया बस रहा था, तो आप उसमें आपको जॉब भी मिल जाएगी, कुछ मतलब कंसल्टेंसी की असाइनमेंट मिलेंगे। तो मैं वहाँ चला गया। तो वाइफ का कहना था कि अब तो दिल्ली में UPSC है, आप रह रहे हो दिल्ली में भी, आपको DTC बस से जाइए, 40 पैसे टिकट लगेगा, आप दे दीजिए। खैर मैं ट्राई किया, किसी तरह मन मार करके, मन तो नहीं था लेकिन किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा रिटर्न में इंटरव्यू नहीं आया, सेकंड में इंटरव्यू आ गया, थर्ड में इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ। हमारी रैंक आई 399 और हमको मिला इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। अब मैंने अभी हो रहा था कि मैं दिन भर काम करता था, शाम को 1-8 घंटे पढ़ा, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के 2-3 घंटे पढ़ लेता था, उसी से मेरा काम हुआ। कोई ज़्यादा किताब पढ़ नहीं पाया, समय था नहीं। तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो
एक सब्जेक्ट हमारा मैनेजमेंट था, दूसरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी दिया था जो मैंने कभी पढ़ा नहीं था। खैर मैं सिलेक्शन हो गया मेरा। उसके बाद मैं मसूरी चला गया ट्रेनिंग में, सबके साथ जो ज्वाइंट ट्रेनिंग होती है फाउंडेशन कोर्स मसूरी में, IAS IPS सब लोग वहाँ रहते हैं, वहीं पे कैडर मिलता है लोगों को जो भी सर्विस मिलनी होती है। वहाँ बाई स्टाफ का लग गया, वहाँ ट्रेनिंग किया। इस बीच में कुछ हमारा मेडिकल एक्सीडेंट हुआ, रेटिनल डिटैचमेंट हुआ, तो मेरा ट्रैफिक सर्विस से बदल के अकाउंट सर्विस की गई। साल भर सिक लीव पे रहा, काफ़ी स्ट्रगल रहा, अकाउंट्स में आ गया। अकाउंट्स में हमारा जोन मिला नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। फिर हम 88 में पोस्ट हुए गोरखपुर में एज असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। फिर वहीं पे वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर बने, फिर डिविजनल अकाउंट ऑफिसर IZ नगर बने, 2-2.5 साल का काम किया। फिर प्रमोट होकर गोरखपुर गए, डिप्टी FNCO कंस्ट्रक्शन बने। फिर उसके बाद डिप्टी चीफ विजिलेंस ऑफिसर 5 साल रहे वहाँ पे। उसके बाद से फिर डिप्टी चीफ विजिलेंस और डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर जनरल बने। वहाँ से ट्रांसफर हो गया मेरा बड़ौदा, मैं प्रोफेसर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बना, 5 साल रहा। वो उनकी मैगजीन का मैं एडिटर भी था जिसका नाम था व्यक्ति। फिर मैं वापस गोरखपुर आया, फिर कुछ दिन J ग्रेड में काम किया कई पोस्टों पे। फिर मेरा प्रमोशन हो गया FNCO कंस्ट्रक्शन SAG के अंदर। कुछ दिन ही काम किया, फिर मेरा ट्रांसफर फिर बड़ौदा हो गया। अब सीनियर प्रोफेसर SAG में मैं गया वहाँ पे, फिर 2 साल रहा करीब जो है। 2007 में मैं जबलपुर ट्रांसफर हुआ, वहाँ FNCO WST में रहा। और फिर उसके बाद मैं वहीं पे फिर FNCO बन गया कुछ दिन के लिए। फिर मैं रेलवे बोर्ड मेरा ट्रांसफर हुआ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और वहाँ से फिर 2-2.5 साल काम करके मैं दोबारा गया गोरखपुर, और 2016 में प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर या FNCO के पद से मैं रिटायर हुआ। तो कुल मिला जुला के हमारी 32 साल की रेलवे की सेवा रही और 7 साल हमारा कंसल्टेंसी की सेवा रही। इस बीच में 1998 में जब मैं डिप्टी चीफ विजिलेंस ऑफिसर था, उस दौरान 92 से लेकर 97 तक मैंने PhD के रजिस्ट्रेशन कराया BHU में, और मैंने PhD की डिग्री भी हासिल कर लिया। तो ये कुल मिला जुला के हमारा वर्क का एक्सपीरियंस रहा। और 2016 के बाद मैं अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में आपकी मदद कर रहा हूँ। तो हमारा आपने देख लिया कि एकेडमिक क्या था, वर्क एक्सपीरियंस क्या था। अब मेन मुद्दे पे हम लोग आते हैं कि आफ्टर ऑल मैं गांव से निकल करके, ग्रामीण परिवार से आकर के, गरीब परिवार से आकर के, बिना किसी कोचिंग के, बिना कोई पैसा खर्च किए, नौकरी करते हुए, घर के बच्चों को देख, घर बड़ा बेटा पैदा हो गया था उसको भी देखते हुए मैंने सिविल सर्विस कैसे क्वालिफाई किया? क्या कारण है, कैसे हो सकता है? दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि कंसल्टेंसी में मैंने बहुत ज्यादा घूमा, सर्वे किया, ये किया वो किया, उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस बन गया बातचीत करने का। कम्युनिकेशन थोड़ा सा बेटर हुआ पहले से, जो शुरू में नहीं था MBA पास करने के बाद। उसका थोड़ा सा हेल्प मिली इधर बातचीत करने में। मेन चीज ये है कि आपके अंदर किस तरह के जीवन मूल्य आपके हैं, क्या आपके विचार हैं, कितने मेहनती आप हैं, कितने फोकस्ड हैं, कितना कंसंट्रेशन पावर आपका है, कितना कम डाइग्रेशन है। इस पर डिपेंड करता है कि आप सफल होंगे या असफल होंगे। तो मैं कुछ घटनाएं आपको शेयर करूंगा, दोबारा मैं शुरू करूंगा बचपन से, वो लिंक है। हुआ ये कि जब मैं 8वीं में पढ़ रहा था तो उस समय एक हमारी जाति का लड़का जो हमारा क्लास फेलो था, एक धोबी था हमारे क्लास का जो हमारे घर के पास रहता था, उसको खूब मारा डंडे से उसने, अकारण किसी बात को लेकर, छोटी बात को लेकर। वो धोबी का जो बच्चा था, जो हमारा फ्रेंड भी था, अभी भी गांव में हम जाते मिलते हैं, उसने कहा ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। तो मैंने कहा चिंता मत करो। 3-4 दिन बाद मैंने जो है, सुबह नाइट क्लास चलती थी वहाँ स्कूल में, एग्जाम के पहले तो सब लोग पढ़ने जाते थे, सुबह उठा मैं, वो भी आया हुआ था पढ़ने के लिए, मैं लाठी लेके जाता था, खूब मारा लाठी उसको, अपने क्लास कास्ट को। काफी झगड़ा झंझट हुआ, कुछ हुआ। मेरे अंदर ये बात थी कि मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी के साथ हो रहा हो तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं पूरा उसको प्रोटेस्ट करूंगा, पूरा फाइट करूंगा। ये हमारे अंदर था शुरू से ही। हमारे घर का भी सपोर्ट था इस चीज को लेकर के। अब इसके बाद ये जो ट्रेट है, ये कैसे कैसे
हमको दिख रहा है लाइफ में, जो आगे मैं आपसे शेयर करूंगा 2-4 मिनट में। पहली बात, जब मैं कंसल्टेंट था तो एक झांसी की फर्म थी, एक अग्रवाल साहब थे, उनको पैसा चाहिए था यूपी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, मॉडर्नाइजेशन लोन चाहिए था। तो एक टीम बनाई गई 2 कंसल्टेंट की, एक मैकेनिकल कंसल्टेंट हमारे मित्र थे, मैं था, हम फाइनेंस के थे, वो मैकेनिकल के थे। हम लोग गए झांसी एग्जामिन करने उस यूनिट को कि इसको पैसा मिलना चाहिए, इसको पैसा नहीं मिलना चाहिए। जो ही मैं झांसी स्टेशन पे पहुंचा तो वो अग्रवाल साहब वहां पे दाखिल हो गए प्लेटफॉर्म पे। इंसिडेंटली वो स्मार्ट के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे झांसी के। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग आए, हमने आपके लिए होटल में कमरा वमरा कर दिया, खाना वाना सब फ्री रहेगा, आप आराम से रहिए। हमने कहा अग्रवाल साहब ये आपको तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, हमको कंपनी टीए मिलता है, हम उसमें रह लेंगे, आप चिंता मत करिए। खैर वो चले गए, नहीं इंसिस्ट किया, लेकिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि कम से कम हमारे यहाँ एक डिनर या कोई तो करिए आके घर पे। हमने कहा डिनर नहीं, चाय वाय पिला जाएगा। उसमें चाय खूब पीते थे, अभी नहीं पीता। उनके घर गए हम लोग शाम को, थोड़ा बात थी, फिर किसी काम से अंदर गए तो एक उनका नौकर था, मैंने बुलाया कि भैया ये बताओ कि अग्रवाल साहब का और कौन क्या बिजनेस है, क्या क्या करते हैं। उसने बोला कानपुर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और भी कई बिजनेस है। जब फैक्ट्री देखने गए थे तो हम देखा कि पूरी घास उग गई थी, दरवाजे पर भी, मशीनों पे, बहुत दिनों से लगता था चली उली नहीं थी, बंद थी। जब हमने कागज एग्जामिन किया, उनके जो भी अकाउंट ये सब थे, हमको लगा कि ये पैसे का डाइवर्जन कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं यूपीएफसी या कहीं से, फिर उसको अपने और बिजनेस में भेज देते हैं, इसको सिक किए हुए वो कंट्रीब्यूट बना रखा है। बाय द वे मैंने रिपोर्ट में बात बना करके, और हमारे दूसरे कंसल्टेंट हालांकि नहीं चाह रहे थे, फिर भी हमने किसी तरह कन्विंस किया, हम लोगों ने दे दिया कि साहब ये इनको पैसा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, ये पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनको बिजनेस चाहिए था, वो कुछ शायद वायदा भी कराए थे मैनेजिंग डायरेक्टर यूपीएफसी से, जिनसे उन्होंने टाई अप कर रखा होगा अग्रवाल साहब ने। तो काफ़ी वो आईएएस ऑफिसर, उन्होंने भी नाराज़गी जाहिर की, हमारे एमडी ने भी किया। हमने कहा कि सॉरी, मैं इस गलत काम नहीं कर सकता, आपको नौकरी में रखना मेरे को रखिए, ना रखना मत रखिए, मैं जाके ट्रैक्टर चला के खेती कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमने उस लड़के को पीटा गाँव में, वो ट्रेड यहाँ आके खड़ा हो गया। मैंने गलत काम नहीं किया, कुछ भी हो। ये घटना आपको बता रहा हूँ। दूसरी घटना हुई जब मैं रेलवे में ज्वाइन किया। पहली पोस्टिंग मेरी गोरखपुर वर्कशॉप में हुई और हार्डली 10 दिन की नौकरी रही होगी। तब तक एक यूनियन का लीडर 2 लोगों को लेके हमारे कमरे में घुस गया, चिल्लाता हुआ, और हमारे मेज पे मुक्के मारने लगा कि आपके लोग ये हैं, वो है, करप्ट है, आप अफसर, आप गड़बड़ हो, ये सब अपने चिल्लाने लगा। हम लोग खेती बाड़ी वाले आदमी इस तरह का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग को याद है कि लाठी से पीटा था उसको, तो हमने उसको बहुत जोर से डांटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारे कमरे में घुस कैसे गए, बाहर निकल यहाँ से। धक्का देके बाहर निकाल दिया उसको। वो भी घबरा गया कि अफसर ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है यूनियन के साथ। और फ्रैंकली हमको यूनियन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, ये क्या होती है, नया नया में ज्वाइन किया। हमने कहा बुलाऊंगा तो आना। तो बाहर खड़ा रहा, फिर बुलाया थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद। बोला आप बोलो, शांति से बोलो, क्या है। बोला कि भाई हमारे एम्प्लॉई जो वर्कशॉप के हैं, पीएफ अप्लाई करते हैं विड्रॉल के लिए, ये लोग पैसा मांग रहे हैं, रोके हुए एप्लीकेशन। हमने कहा ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, तुम जाओ, अगर सही होगा तो मैं एक्शन लूंगा। मैंने चेक किया, वास्तव में उसकी बात सही थी, मैंने एक्शन भी लिया, चीज़ों को सुधारा। तो पहला इनकाउंटर हमारा हुआ इस तरह से यूनियन के साथ। यूनियन से हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे, लास्ट तक संबंध अच्छे रहे। और जब मैं रिटायर हुआ तो यूनियन ने सबसे ज़्यादा बढ़िया फेयरवेल दिया, पूरी एम्बेसडर कार को सजाया गोरखपुर में। जो उनके जो जनरल सेक्रेटरी थे, काफ़ी अच्छा संबंध रहा। लेकिन एक इनकाउंटर जो था शुरू में थोड़ा इस तरह का रहा, कटु रहा। फिर बीच बीच में भी कभी कभी लड़ाई हुई, एक आध और इंसिडेंसेस हुए, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। अगली जो घटना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो हुई हमारे करियर के एंड में आकर के। जब मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीपीपी था, उस समय 2 फैक्ट्री बैठ रही थी माधेपुरा बरोरा में, भाई दिव्या बैठ गई है वो। उसका प्रपोजल हमारे पास आया, उसमें ये था कि 2 फैक्ट्री, डीजल की फैक्ट्री मरोरा में बैठ रही थी और इलेक्ट्रिक की फैक्ट्री माधेपुरा में। और करीब 1100 जो लोकोमोटिव हैं, 11 साल के अवधि में
हमको पर ईयर खरीदने थे उस फैक्ट्री से, जो भी फिक्स रेट होगा उस पर खरीदना था। तो गारंटीड बाई बैक था उसमें, पीपीपी पे वो पैसा वो लगाएंगे, हमको बना के देंगे और हम चलाएंगे उसको और लौटाएंगे उनको। हमारे पास फाइल आई, हमने जब एग्जामिन किया तो हमने देखा कि उस समय जो एवरेज स्पीड थी गुड्स ट्रेन की 23 या 24 किलोमीटर पर घंटे की थी। इवन पैसेंजर ट्रेन का हाल भी लगभग काफ़ी खराब ही था, 40, 45, 50। हमने कहा भाई आप इसको इम्प्रूव करिए, ट्रैक को ठीक करिए, जो भी करिए, इस स्पीड को 50 किलोमीटर पर घंटे ले आइए या इसको सब बढ़ाइए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो लोकोमोटिव रिक्वायरमेंट है आधी रह जाएगी, और बहुत कॉस्टली एसेट है, इसको मिसयूज नहीं कर सकते आप। और अगर आप वो कर लेते हो तो ये फैक्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास DLW है, डिजिटल बना रहा है, CLW है, इलेक्ट्रिकल बना रहा है, काम भर को हमारा है, हमको कुछ इसकी आवश्यकता नहीं है। हम क्यों 60,000 करोड़ का कमिटमेंट करें इनके साथ, बाद में हमको न जरूरत हो तो हम क्या करेंगे? ये वेस्ट ऑफ मनी है, पब्लिक मनी है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। मैंने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल। उस समय के जो भी मिनिस्टर थे उन्होंने बोर्ड से बोला कि आप ED ने जो लिखा है इसका जवाब दीजिए, जवाब कोई हो तो दिया जाए। फिर अल्टीमेटली वो प्रपोजल कोल्ड फ्रीज में उस समय तो फिलहाल चला गया। बाद में मेरा ट्रांसफर हो गया गोरखपुर, फिर कैसे हुआ मेरे को नहीं पता। फिर वो फैक्ट्री बैठी और भी स्थिति है कि इलेक्ट्रिक लोगों की जरूरत हमको है, डीजल की जरूरत नहीं है। अब डुअल टेक्नोलॉजी पर नेगोशिएशन हुआ, तो मैं साफ मना कर दिया। हमने कहा कि आप, मैं नहीं आपकी बात मानूंगा, चाहे मिनिस्टर कहे चाहे कोई भी कहे। कई इस तरह के घटनाएं हुई। तो मैं घटना जो आपको 2-3 घटनाएं शेयर किया, घटनाएं ढेर सारी हैं, डिटेल में आप देखना तो हमारा लंबा वाला वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा। अब एक बहुत अहम सवाल है कि जो देश की जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे IAS IPS या कोई सर्विस हो, अगर ये लोग अपना काम ईमानदारी से भय मुक्त होकर के करें तो देश की दशा सुधर सकती है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, पैसे का दुरुपयोग रुक सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि अंदर की आपकी सोच है, आपका जीवन मूल्य प्रदूषित है। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि मैं इसलिए सफल हुआ इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पहली बात, मैं मेहनत से भागता नहीं था। प्लान तरीके से मैं पढ़ाई किया, मैंने पूरा फोकस के साथ पढ़ाई किया। 2 घंटे किया लेकिन 10 घंटे के बराबर उसका रिजल्ट था। परिवार को देखते हुए मैंने किया, और कभी भी अपने जीवन मूल्यों से, इंटीग्रिटी से कभी मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं विजिलेंस में, एंटी करप्शन में 5 साल रहा, 5 साल पढ़ाया, 10 साल। हमने कहा कहीं ट्रांसफर करो, जो मर्जी करो, मेरे से नहीं मतलब, मैं करूंगा वही जो सही लगेगा मेरे को। अब रिटायरमेंट के बाद हमने सोचा कि भाई जब मैं एक गांव से निकल करके, गरीब परिवार से, ग्रामीण परिवार से, किसान परिवार से निकल करके IAS एलाइड बन सकता हूं, तो हमारे दूसरे जो बच्चे हों क्यों नहीं बन सकते, कहीं से भी आए हों। इसलिए मैंने एक प्रोग्राम चालू किया जो आपको मैंने शुरू में बताया कि प्रयास फाउंडेशन को जो मैं चला रहा हूं। उसका मेन उद्देश्य यह है कि आपकी सोच को बदला जाए, आपके अंदर लोहा पैदा किया जाए, आपके अंदर स्ट्रांग विल पावर पैदा किया जाए, रेजिलियंस पैदा किया जाए, कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव किया जाए, और ईमानदारी से आप अपना काम करें तो पैसे का रोल खत्म हो जाता है। आज ये बात अलग है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बहुत डिटोरिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप खुद पे फोकस करो तो निश्चित रूप से आप सफलता हासिल करोगे। जरूरत इस बात की है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को चेक करिए कि क्या चीज आप ग्रहण कर रहे हो, कहां तक वो हेल्पफुल है, कहां तक वो करेक्ट है, कहां तक वो रेशनल है, कहां तक साइंटिफिक है। ऑब्वियसली आपके वैल्यू सिस्टम बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपके जीवन मूल्य बदलेंगे। अगर वो बदलेंगे तो निश्चित रूप से आपका बिहेवियर भी चेंज होगा, आपका एक्शन चेंज होगा, आपका कंडक्ट चेंज होगा। और अगर ऐसा होता है तो आप सफलता जरूर हासिल करोगे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे कुछ और कर रहे हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। आज पढ़ाने वाले टीचर पढ़ाते कम है, बिजनेस ज्यादा कर रहे हैं, कोचिंग ज्यादा कर रहे हैं। हमने कोई कोचिंग नहीं किया, एक पैसा खर्च नहीं किया, बिना पैसे के क्वालिफाई किया, और हर वो प्रमोशन मिला जो हमको ड्यू था। कोई कहीं रुका नहीं, क्योंकि सिंसियरिटी थी, काम किया, प्रमोशन मिला हमको। कोई गलत काम नहीं किया, किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया लाइफ में। दोस्तों, मैं सारांश के रूप में आपसे कहना चाहूंगा
कि अगर आप सही इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं, अपने वैल्यू सिस्टम सोच को सही कर पाते हैं, तो आपका एक्शन सही होगा, बिहेवियर सही होगा, तैयारी का तरीका सही होगा और आप जरूर सफल होंगे। चाहे गांव से आए, चाहे शहर से आए, चाहे धनी परिवार से आए, चाहे गरीब परिवार से आए। मैंने अपने लाइफ में यही देखा है और यही सीखा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमने जो भी चर्चा की इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अतः मैं अपना सेशन यहां समाप्त करना चाहूंगा। मेरी कहानी छोटी है, लेकिन इस डिटेल में जानना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस दोनों जरूरी है। मेंटल फिटनेस तब रहेगी जब आप सही इंफॉर्मेशन अपने अंदर जाने दोगे और गार्बेज से दूर रहोगे, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई मीडिया हो। और फिजिकल फिटनेस तब रहेगी जब आप फिजिकली एक्टिव रहोगे, टहलोगे, योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, कुछ भी करना पड़ेगा और सही डाइट लोगे, सही तरीके से लोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी फिटनेस लेवल बनी रहेगी, आपकी एनर्जी लेवल बनी रहेगी और आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। अपने मन माफिक अपना भविष्य भी बना पाओगे। अगर मैं कर सकता हूं तो आप जरूर कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगा। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।